पहले थोड़ा सा ज्यामिति का कंसेप्ट बताते हैं। ये क्या है आपका? लाइन। यस, ठीक है। अगर रेखा पर किसी पॉइंट को लेते हैं और पूरा यहाँ से यहाँ तक बोला जाए तो एंगल कितना डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री बनता है। अगर हमने क्या किया, यहाँ से एक लाइन खींच लिया और मैंने कहा आपको कि अगर ये आपका है 120 डिग्री है तो ये बाकी कितना बचेगा? 60 डिग्री हो। अगर इसी में आपको दे दे क्या, आपको मैंने ये लिया, ये ए, ये बी और यहाँ सी दे दिया, आपको रेशियो के रूप में दिया रहेगा, इसको 1 मान लीजिए और इसको 2, 1:2 आपको दिया रहे 3:2। तो आपसे पूछेगा एंगल बताने के लिए, एंगल 1 कितना होगा और एंगल 2 क्या होगा, तो बता सकते हैं? जैसा कि अभी बनाए थे हम लोग। अगर मान लिया जाए ये 3 2 कितना होगा? 5 है। 5 का वैल्यू, अगर आपका 5 का वैल्यू हो रहा है आपका कितना? 180 डिग्री, तो 1 का वैल्यू निकालिएगा कितना होगा? 36। तो आपको अगर 1 का पूछेगा तो फिर 1 का निकालिए, 2 का पूछ रहा है तो 2 का निकालिए, सॉरी 3 1 है तो 3 का है तो पहले 3 का वैल्यू निकालिएगा। तो 36 को 3 से गुना करें कितना हो जाएगा? 108। और दूसरा एंगल निकालेगा तो 2 का वैल्यू निकालिएगा तो 36 गुना 2 बराबर कितना? 72। दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 180। नहीं समझे? ठीक, फिर से समझाते हैं। अगर ये आपका स्ट्रेट लाइन है, इसे क्या कहेगा? स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा। सरल रेखा होता है तो अगर इस पॉइंट पर लेते हैं, पूरे पॉइंट का जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 180 डिग्री का बनता है। अब हमने क्या किया, यहाँ से कोई लाइन ले लिया आपका, ठीक है, रे लिया, तो ये क्या करेगा? 180 को 2 भागों में डिवाइड करेगा। अगर मान लिया जाए मैंने इसको x लिया और इसको y लिया, तो आप क्या लिखिएगा? x प्लस y का वैल्यू किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। अगर मैं कहूं आपसे कि x और y का रेशियो के रूप में दिया हुआ है कुछ भी, मान लीजिए ये आपका दिया हुआ है 3 और ये दिया हुआ आपका 6, तो आपसे पूछेगा प्रत्येक एंगल का वैल्यू पता कीजिए। यानी कि आप इसमें जोड़ेंगे, रेशियो में जोड़ेंगे तो रेशियो का जोड़ कितना आएगा? 9 आएगा। रेशियो का 9 आएगा जोड़ करके, लेकिन टोटल कितना दिया हुआ है? 180 दिया हुआ है। अगर 9 का वैल्यू 180 है तो पहले आप 1 का वैल्यू निकालिएगा। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अगर आपका 20 हो रहा है तो पहला एंगल x का वैल्यू निकाले, तो x का वैल्यू निकालें क्या करेंगे? 20 से गुना कीजिएगा तो ये क्या आएगा? 60 आ जाएगा। और इसको कीजिएगा कितना से? 20 से, तो 120 आ जाएगा। और इन दोनों को जोड़ के देखिएगा तो फिर लास्ट में कितना आएगा? 180 डिग्री ही ना आएगा। तो ये हो गया आपका पहला कंसेप्ट। और अगर ये स्ट्रेट लाइन आपका रहा L और इसको दूसरा लाइन इस तरह से काटे तो इसको क्या कहते हैं? हाँ, प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। यानी कि इसको हम क्या कहते हैं इसको? दूसरी, अगर ऐसा हो तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा, मान लीजिए मैंने ये नाम दिया एंगल 1, ये दिया 2, ये दिया 3 और ये दिया 4, तो ये आपका क्या होता है? आमने सामने के जो एंगल होते हैं वो बराबर होता है। अगर मान लिया जाए मैंने इसका एंगल दे दिया 60 डिग्री, तो एंगल 3 पूछूंगा तो कितना होगा? 60 डिग्री होगा। अच्छा, एक बात और जान लीजिए, अगर ये 60 डिग्री है तो आपसे 4 पूछेगा तो कितना होगा? 180 में से 4। कैसे बोलिएगा? क्योंकि आप देखिए ये पूरा का पूरा ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर का एंगल कितना होता है? 180 डिग्री के बराबर, 180 के बराबर है। तो एक एंगल आपको दिया है 60, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। अगर ये 120 है तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 120 होगा। क्यों होगा? इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी आमने सामने का एंगल क्या होता है? बराबर। ये भी क्या होता है? आपस में बराबर होता है। लेकिन कभी कभी क्या कर देगा, आपको एंगल इस तरह से दे देगा। मान लीजिए कि यहाँ पर आपको x दे दिया, ठीक है, और ये आपको दे देगा y और ये दे देगा आपको, हाँ, 2x दे दे या कुछ ये दे दे, यानी इसको छोड़ दीजिए, इसको 2x दे दे, तो आपसे पूछेगा क्या कि बताइए कि पूरे एंगल, सबका एंगल का मान पूछेगा। आपका एंगल यहाँ पर दे देगा, a दे देगा, यहाँ b दे दे, यहाँ आपका यहाँ b दे दे, यहाँ B दे दे आपको, ये C दे दे और ये D दे दे। तो आपको प्रत्येक एंगल पूछेगा तो क्या कीजिएगा? सबको जोड़ के 180 के बराबर कीजिएगा। अगर ये 2x है तो ये भी 2x होगा,
अगर 2x है तो ये भी 2x होगा, और ये x है तो x होगा। आप सबको जोड़ के दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 2 2 4 4 2 6, 6x का वैल्यू होगा आपका 360 डिग्री का, क्योंकि आप जानते हैं किसी पॉइंट पर का सारा एंगल कितना डिग्री का होता है? 360 होता है। तो x का वैल्यू निकाले कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। तो एक एंगल हो जाएगा कितना? 60, ये हो जाएगा 120, और ये कितना हो जाएगा? 120। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 60 हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे बढ़े। अगर लाइन मैंने लिया ये L और एक दूसरा लाइन लिया मैंने M, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे का क्या कहलाएगा? समानांतर, जिसको पैरेलल बोलिएगा। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे का पैरेलल होता है तो तीसरी लाइन क्या कहलाएगा? प्रतिच्छेदी रेखा, या इसको हम लोग ट्रांसवर्सल एंगल का लाइन कहते हैं। क्या बोलिएगा? प्रतिच्छेदी, या इसी को इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अगर ट्रांसवर्सल है तो यहाँ पर आपको 8 एंगल बनेंगे, टोटल मिला के 8 एंगल बनेंगे। एक आपका यहाँ से ये बनेगा 1 2 3 4, फिर यहाँ से 5, ये रहा 6 7 और ये 8 रहा। अगर यहाँ पर अगर कोई आपको एंगल दे दे, कोई भी एक एंगल दे दे, तो आप सारा एंगल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए कुछ रिलेशन होता है, उस रिलेशन को आपको पहले याद करना पड़ेगा। उसके लिए रिलेशन क्या होता है? एंगल 1 जो है वो बराबर होगा एंगल 5 के, यानी कि ये एंगल और ये एंगल क्या होता है? आपस में बराबर होता है। इसे बोला जाता है इंग्लिश के लैंग्वेज में इसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। क्या बोलते हैं इसको? कॉरेस्पॉन्डिंग में बोलता है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। तो अगर आपने 1 को 5 के साथ कॉरेस्पॉन्डिंग बना रहे हैं, तो इसी तरह से आप रिलेशन बनाइए। तो क्या बनेगा? 1 2 का किसके साथ बनेगा? 6 के साथ बनेगा। आगे बोलिए आप ही लोग। 3 का किसके साथ बनेगा? चलिए ठीक बोले। और 4 का 8 के साथ बनेगा। तो ये कौन सा रिलेशन के अकॉर्डिंग टू होगा? कॉरेस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग टू। अगर फिर 1 और 3 को बराबर कहे तो क्या होगा? बराबर होगा 1 3। क्यों होगा? हाँ, इसी को बोला जाता है आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल, जो कि अभी से पहले हम लोग पढ़े थे कि ये एंगल और ये एंगल क्या कहलाएगा? एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाता है। अगर 1 2 बराबर है तो 2 3 क्या होगा? 2 और 4 बराबर होंगे। क्यों होंगे? वर्टिकली अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। VOA का मतलब क्या हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल। 2 4 भी होगा। उसके बाद आगे आप लोग बोलिए। 5 का 7 के, उसके बाद 6 का 8 के साथ। तो ये सब के सब क्या होंगे? आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ठीक है। चलिए हम आपको एक एंगल दे देते हैं यहाँ पर। अगर मैंने कहा कि x का वैल्यू आपको दिया हुआ है 60 डिग्री, तो आपको बताना है एंगल 8। एंगल 8 का वैल्यू कितना होगा? 120 होगा। बहुत अच्छा बात है। 120 क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो ये आपका 120 होगा। अगर ये 120 है तो ये भी क्या होगा? 120 ही होगा। लेकिन अगर रेशियो के रूप में दे दे, मान लीजिए क्या आपको दिया हुआ रहे एंगल 1 और एंगल 2, 1 और एंगल 2 का रेशियो में दिया रहे 5 और 4 के रेशियो में, तो आपसे पूछे एंगल 8 का वैल्यू निकालने के लिए, तो कैसे निकालिएगा? एंगल 8 का वैल्यू पूछे तो अगर रेशियो में रहे 5 और 4 के रूप में, तो आपसे पूछे एंगल 8 का वैल्यू निकालने। हाँ, तो क्या कीजिए 9 होगा जोड़ करके, और यहाँ से टोटल कितना होता है? 180 के बराबर होता है ना। तो 180 को बराबर 9 को किसके बराबर कीजिएगा? 180 के। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो आपको निकालना 1, तो 5 से गुना कीजिएगा 100, और ये कितना हो जाएगा? 80। ठीक है। तो आपसे पूछ क्या रहा था? एंगल 8 ना। तो एंगल 8 पूछ रहा था। तो ये आपका एंगल 1 ये इसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा 4 के बराबर। तो अगर आपका ये कितना डिग्री हो गया? 80 डिग्री ना। अगर ये आपका 80 डिग्री हो रहा है तो ये कितना बनेगा? 100 बनेगा। तो 8 कितना बनेगा? 100 डिग्री बनेगा। अच्छा, एक और कंसेप्ट है कि अगर कोई ट्रायंगल मैंने ले लिया, ABC एक कोई ट्रायंगल लिया, और अगर ABC को एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया D तक, ठीक है। अगर एक्सटेंड कर दिया तो एक बाह्य कोण बनेगा, इसको क्या बोलते हैं? बाह्य एंगल। और आपसे दे दिया जाए कि अंतः कोण दे दिया आपको, ये 60 डिग्री दे दिया जाए और ये आपका 30 डिग्री दे दिया जाए, तो आपसे पूछे बाह्य एंगल पूछ रहा हो, बाह्य कोण आपको निकालना है A, C और D निकालना है, तो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। इसके लिए रूल होता क्या है
कि दो बाह्य कोण अंतः कोणों का योग क्या होता है, दो अंतः कोण का योग, दो अंतः कोण का योग बराबर होता है विपरीत बाह्य कोण के बराबर होता है। यानी कि आप इन दोनों को जोड़िएगा तो किसके बराबर होगा, बाह्य कोण के बराबर होगा। यानी कि 90 इसको जोड़ेंगे तो 90, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री होगा। नहीं लग रहा है, बात सही है, आपका कहना सही है। ये जरूरी थोड़ी है कि हमने आपको 90 बना के दिया है। हाँ, यहाँ अलग ले सकते थे हम इसको, ठीक है, नहीं होगा, बात सही करेंगे, 120 होगा। हाँ 120 लग रहा है पूरा, हाथ देखा जाए तो 120 के आसपास ही होगा, थोड़ा ज्यादा या थोड़ा कम हो जाए उससे मतलब नहीं, लेकिन एक कंसेप्ट समझाने की बात है, नहीं है उससे अलग बात है। हाँ, अगर यहाँ तो हमने क्लियर करके दिया नहीं है आपको, सीधे मैंने 30 दिया है, तो 30 लिया तो 90 हो गया, तो 90 होगा तो ये 90 लेना पड़ेगा ना फिर, क्योंकि 180 त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है, तो ये 60 हो गया और ये 30 हो गया, तो 90, तो बाकी को 90 लेना ही पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसा है नहीं, यहाँ रियल में ये फिगर से स्पष्ट नहीं है, लेकिन हमने ले लिया तो ले लिया भाई समझाने के लिए। किसी भी ट्रायंगल में काम करेगा, जरूरी थोड़ी क्या ऐसा बात, ये आपका कहीं भी काम करेगा, कोई भी ट्रायंगल हो। मान लीजिए, चलिए आपका मेरा कहना ये है कि हमने दे दिया रेशियो के रूप में, हमने दिया एंगल ए और एंगल बी का रेशियो, अंतः कोणों का योग दे दिया मैंने आपको 5 और 4 के रूप में, ठीक है। और मैंने कहा आपको बाह्य कोण दे दिया, आपको बाह्य कोण 120 दे देते हैं, तो आपको बताना है एंगल ए और एंगल बी का वैल्यू। अब हाँ, तो इसमें क्या कीजिएगा, आप दोनों को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 9, और 9 बराबर कितना 120 ना, ये अंतः कोण है और ये बाह्य कोण है, तो अंतः कोण का योग किसके बराबर होते हैं, बाह्य कोण के बराबर होता है। यानी कि 5 और 4 जोड़ेंगे तो 9, 9 किसके बराबर होगा 120 का बराबर होगा, तो एक का वैल्यू किसके बराबर होगा 120/9, कटेगा 3 से कटिएगा तो 3 से कटेंगे 40, यानी 40/30, तो आपको निकालना है किसका एंगल फर्स्ट, डिसिमल में आंसर आएगा, ठीक है। तो एंगल किस में आएगा डिसिमल में आएगा, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये आपका तो ये करके नहीं लिए हैं, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, चलिए ये एंगल बनाइए, तो चलिए आप इसका वैल्यू निकालिए, एक्स का वैल्यू निकाल के बताइए। तो अगर आपका ए बी पैरेलल हो बी सी के, बी डी सी डी के, और आपका ओ ई पैरेलल हो इसके, तो बताना है कितना होगा। देखिए ये एंगल आपका होता है कितना 30 डिग्री, क्यों होता है, एक बात हम कंसेप्ट नहीं पढ़ा है, वहां बताना छोड़ दिया है। अगर मान लीजिए ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे का पैरेलल है, और अगर यहाँ से ये ट्रांसवर्सल लिया था, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, ये एंगल एक्स है तो ये भी एंगल एक्स होगा, क्यों होगा, इसे बोला जाता है अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। ये एंगल और ये एंगल, जिसे आप शायद हिंदी में एकांतर, शायद अंतः एकांतर कोण कहते हैं, हिंदी में शायद इसको अंतः एकांतर, अंतः मतलब अंदर की कोण, और अंतर मतलब एक इधर साइड तो इधर इस साइड, और इसी को इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा बराबर होगा। थोड़ा सा हम अगर इसको एक्सटेंड कर देते हैं, बाहर बढ़ा देते हैं, तो अगर ऐसा दिख रहा है कि ये एंगल और ये एंगल बराबर, सॉरी ये एंगल बराबर होंगे 30 डिग्री के, अगर ये 30 डिग्री के बराबर है और टोटल यहाँ से यहाँ का एंगल कितना होता है 180 के बराबर होता है, तो ये कितना होगा 150 डिग्री के बराबर होंगे। कौन C60 है, उससे कोई रिलेशन नहीं था। हाँ, दूसरा भी आप कर सकते हैं, एक और कंसेप्ट है, फिर आगे कंसेप्ट है इसका क्या कि अगर ये दो लाइन पैरेलल था L और M, और ये ट्रांसवर्सल लाइन T है, तो ये एंगल और ये एंगल इसको कहा जाता है आपका एक ही दिशा के अंतः कोण, और इसका सम आप होता है आपका 180 डिग्री के बराबर। इसका सम किसके बराबर होता है 180 डिग्री के बराबर। तो इन दोनों के जोड़ का क्या होगा 180 डिग्री के बराबर कर दीजिएगा। लेकिन वहां पर हुआ तो नहीं है। अच्छा, यहाँ लिया गया मेरी तरफ से गलत लिया गया है।
हाँ, ये मेरे द्वारा लिया गया गलत है। अब क्यों लिया गया गलत, इसके कारण हम सिद्ध करते हैं। क्योंकि अगर ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों अगर पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, क्वेश्चन पहले हमने लिख चुका है कि अगर ये और ये पैरेलल है तो इसका मतलब जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये भी होगा। इसीलिए मेरे द्वारा लिया गया क्वेश्चन गलत था। यहाँ पर 60 नहीं होता, यहाँ पे 30 होता। चलिए आगे बढ़े। अब आप एंगल निकालिए, एंगल ए ओ, यहाँ पर ओ ले लीजिए, ए ओ सी के निकाल के दिखाइए। एंगल इसको कुछ चेंज कर दिया, ए बी सी ले लिए हैं तो इसको डी कर दिया जाए। सी ओ डी निकाल के दिखाइए तो हाँ क्लियर है। क्योंकि अगर टोटल 180 डिग्री होगा, अगर 180 डिग्री होता है तो 2x और ये 3x हो जाएगा, तो 3x प्लस 60 बराबर आपका 180 है, तो 160 को इधर ले जाइएगा तो 3x बराबर कितना हो जाएगा 120 डिग्री। तो x का वैल्यू हो जाएगा 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 40 डिग्री और ये हो जाएगा 80 डिग्री। ऐसे भी जोड़िए तो 180 डिग्री पूरा। चलिए एंगल ए और बी बनाइए तो दिखाइए। एंगल ए और बी का वैल्यू बताना है। कितना? ठीक है, 30 और 90 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको दिया हुआ रेशियो शुरू में कितना, एक 9 दिया और एक आपका 3 दिया, तो जोड़ेंगे कितना जाएगा 12। और ये 12 किसके बराबर होगा? बाह्य कोण के बराबर होगा। बाह्य कोण कितना 120 है, तो 120 के बराबर कीजिएगा तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 10, तो ये कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। हाँ हाँ सब कुछ है। चलिए क्वेश्चन लिखिए आप लोग, लेकिन उसके बाद कंसेप्ट समझा देंगे। लिख दे क्या? लिखिए तो, नियमित बहुभुज की प्रत्येक अंतःकोण 140 डिग्री है। नियमित बहुभुज की प्रत्येक अंतःकोण 140 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। 140 है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। देखिए क्या कल बताया था कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। आपसे कह रहे हैं अंतःकोण दिया हुआ है, अंतःकोण 140 दिया है तो बाह्य कोण निकालिएगा, कितना निकलेगा 40 निकलेगा। बाह्य कोण अगर 40 निकला है, भुजा की संख्या पूछ रहा है, तो भुजा की संख्या के लिए डायरेक्ट हम बोले थे 180 में भाग कर देने के लिए कितना 360 में भाग करना है बाह्य कोण, तो बाह्य कोण कितना दिया हुआ है 40 से भाग कर दिए, कितना हो जाएगा 9 भुजा होंगे। क्वेश्चन लिखिए तो, यदि नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण इसके बाह्य कोण के तिगुने है, यदि नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण इसके बाह्य कोण के 3 गुना है, यदि नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण इसके बाह्य कोण के तिगुना है तो बहुभुज की संख्या ज्ञात करें। भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात करें।
देखिए क्या क्वेश्चन था कि यदि बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का कोण इसके बाह्य कोण के क्या है, तिगुना है। अंतःकोण बाह्य कोण के क्या है, तो अंतःकोण को क्या कीजिए, एक कीजिए, अंतः को बाह्य कोण को एक कीजिए और इसको तिगुना कीजिए। ये नहीं करा कि अंतःकोण बाह्य कोण के तिगुना है। तो हमने क्या किया, इसको x मान लिया और इसको मान लिया मैंने 3x। और आपको पता है कि इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, 180। 4 का वैल्यू किसके बराबर है, 180 का है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा, 45। 1 का वैल्यू होगा 45। आपसे भुजा की संख्या पूछ रहा है, 360 को भाग कर दीजिए कितना से, 45 से, तो 8 आ जाना चाहिए। किसी बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। किसी बहुभुज के भुजाओं की संख्या ज्ञात करें यदि इसके विकर्णों की संख्या 27 है। यदि विकर्णों की संख्या 27 है। इससे पहले आपका एंगल था, यहां पर आपको क्या पूछ रहा है, विकर्ण से रिलेशन है। लिखिए फार्मूला, विकर्णों की संख्या का फार्मूला ये रहा आपका। विकर्ण की संख्या बराबर होता है n इंटू n माइनस 3/2। कितना था इसका, भुजाओं की संख्या, विकर्णों की संख्या 27। तो देखिए फार्मूला था n इंटू n माइनस 3/2। तो इसको क्या कीजिए, रहने दीजिए, n इंटू n माइनस 3 बाई किसको कीजिएगा, 27 दूनी 54। आप गौर कीजिए, आपको सॉल्यूशन नहीं करना, अगर कीजिएगा तो फंसिएगा। इसके लिए आप थोड़ा सा दिमाग लगाना क्या है कि इस फैक्टर को 54 को 2 भागों में तोड़िए और उन दोनों के बीच में डिफरेंट होना चाहिए आपका 3 का। तो आखिर ऐसा कौन सा नंबर लें जिसके बीच में डिफरेंट आएगा 3 और गुना करें तो हमको 54 आ जाएगा। तो एक आपका अगर 9 ले रहे हैं तो दूसरा को लेना पड़ेगा 6, यानी कि n के बदला में 9 ले रहे हैं तो 9 में से 3 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 6, और दोनों को गुना करके कितना हो जाएगा आपका 54, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा n बराबर हो जाएगा आपका 9, यानी भुजाओं की संख्या बराबर 9। विकर्णों की संख्या के लिए फॉर्मूला होता है आपका n इंटू n माइनस 3/2 और विकर्ण की संख्या आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ था। तो n इंटू n माइनस 3/2 बराबर 27 कीजिएगा, 2 को इधर ले जाएगा कितना हो जाएगा, 54 होगा। अब आपको क्या करना, सोल्यूशन नहीं करना। अगर सोल्यूशन इसको कर रहे हैं तो ये आपका द्विघात समीकरण पर हो जाएगा जो आपका टाइम किल करेगा। तो टाइम किल से बचने के लिए आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि इस 54 को हम इस तरह से तोड़े कि 2 फैक्टर के रूप में आए और उन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या हो जाना चाहिए, 3 का हो। क्योंकि यहाँ क्या है, अगर n है तो उसके -3 है, तो इसका मतलब है ऐसा तोड़ा जाए कि दोनों के बीच में डिफरेंट कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो अगर हमने पहला को n 9 ले रहे हैं तो दूसरा को क्या करेंगे, 6 लेंगे। अगर 9 को 6 से गुना करते कितना होता है, 54 होता है, और 9 जो है 6 जो है 9 से कितना कम है, 3 कम है। इसका मतलब n का वैल्यू कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। और यही तो पूछ रहा था कि भुजा की संख्या बताइए। n तो बोला गया था आपका, n बराबर, अच्छा लिख देते हैं, जहां लिख लीजिए बात को, जब यहाँ जो फार्मूला लिखे उसके बगल में लिखिए जहां n बराबर भुजाओं की संख्या, जहां n बराबर भुजाओं की संख्या। और ये क्वेश्चन शायद पूछने लायक है। 27 है, क्या बोले आप, 2 3 रहता है तो क्या होता है, 4 रहता है तो आप क्या बोले, 4 बोले तो आपका 2 विकर्ण हुआ। हाँ ठीक है, और हाँ आप अप्लाई करके देखिए तो इस पर लागू हो रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन इसी पर लिखिए तो, एक बहुभुज के 54 विकर्ण है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। नहीं, कितना बोले, नहीं, टाइम लीजिए थोड़ा सा आराम से। कितना आ गया आपका आंसर, 12 आ गया, सही है, सभी लोग क्या आ गया, 12। चलिए क्वेश्चन और लिखते हैं। नियमित बहुभुज के अंतःकोण तथा बाह्य कोण के बीच का अंतर 60 डिग्री है। नियमित बहुभुज के अंतःकोण तथा बाह्य कोण के बीच का अंतर 60 है।
नैमित्त बहुभुज के अंतः कोण तथा बाह्य कोण के बीच का अंतर 60 डिग्री है। बहुभुज में भुजाओं की संख्या ज्ञात करें। हाँ, इसमें आप देखिए, इससे ये वाला ऐसा नहीं बनेगा, ये विकर्ण वाला है, नहीं, ये भुजा वाला है। आपको बोल रहा है अंतः और बाह्य कोण का क्या दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है। अंतः कोण और बाह्य कोण का अंतर दिया हुआ आपको 60 डिग्री, और फिर आप जानते हैं अंतः कोण प्लस बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये दोनों प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा, जोड़ेंगे तो 2i होगा, इनको जोड़िएगा तो 0 8 6 14 के 4 हाथ से लेके 2, तो जो काटेंगे कितना होगा, 120 होगा। i का वैल्यू कितना हो गया, 120, तो e का वैल्यू कितना हो रहा है, 60 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि दोनों का सम ऑफ 180 होता है, तो 120, तो ये कितना बनेगा, 160 बनेगा। तो आपसे भुजा की संख्या पूछ रहा था, तो भुजा की संख्या बराबर 360 में भाग करेंगे बाह्य कोण से। बाह्य कोण कितना है, बाह्य कोण अगर 60 है तो भाग करेंगे, 6 नहीं आ रहा है, 6 आ रहा है। हाँ ठीक है, 6 आने वाले को सही है जी। भुजा की संख्या निकालना था इसमें। चलिए, इसमें सब हो गया, आपको समझ में आ गया होगा सभी आदमी को। आगे बढ़ते हैं, टाइप चेंज करते हैं, एक क्वेश्चन लिखेंगे। चलिए लिखिए क्वेश्चन, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके 3 शीर्ष, जिनके 3 शीर्ष, शीर्ष मतलब समझते हैं, हाँ ठीक है, जिनके 3 शीर्ष वृत्त के परिधि पर है, वृत्त के परिधि पर है, एक शीर्ष वृत्त के केंद्र पर है तथा वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तथा वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। पहले आप लोग ट्राई कीजिए जब तक। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है कि कोई समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज का मतलब समझते हैं, उसकी सारे भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और आपसे बोल रहा है कि उसकी एक भुजा कहां पर है, 3 भुजा इसके शीर्ष पर है, 3 भुजा कहां पर है, शीर्ष पर है, और एक भुजा आपका ठीक है, ठीक से नहीं बन रहा है लेकिन आप समझ जाइए कि ऐसा है, ठीक है। तो एक आपका सेंटर पर है और 3 आपका कहां पर है, परिधि पर है। जबकि इसकी डायमीटर दिया, रेडियस दिया हुआ 10 सेंटीमीटर। अगर एक बात गौर कीजिएगा, अगर ये 10 सेंटीमीटर हो तो सब 10 सेंटीमीटर ही होगा, ये भी 10 सेंटीमीटर होगा, ये भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर होगा। आप अच्छा यहाँ 10 क्यों माना इसकी भुजा को, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस रेडियस है, तो रेडियस क्या होता है, रेडियस त्रिज्या होता है, मतलब 10 सेंटीमीटर है, तो इसका एक भुजा क्या हो जाएगा, 10 के बराबर होगा, तो सभी भुजा 10 के बराबर हो जाएगा। और एक बात और जान लीजिए, अगर हम इस पॉइंट से यहाँ से डालें तो क्या लगेगा आपको, ये भी तो 10 हो जाएगा ना, तो 10 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं क्या कि इसका ये भुजा और ये भुजा, ये भुजा क्या है, बराबर है। तो ये देख रहे हैं कि एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये पहला ट्रायंगल और ये दूसरा ट्रायंगल, दोनों मिलाकर के आप देख रहे हैं दो क्या है, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा है आपको, ये भी और ये भी दोनों क्या दिख रहा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कौन सा, 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो 2 इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए आपका एरिया निकालने क्या होता है, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड कितना है, 10 है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 होगा, 25, आप 25 को गुना करेंगे तो 50, 50 √3 आ जाएगा। हाँ, अगर समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालते उसके लिए एक अलग फार्मूला होता था कि आपको 1/2 d1 इंटू d2 होता है, लेकिन यहाँ पर d1 d2 दिया हुआ कहाँ था। आप अगर उस फार्मूला से अगर जाते हैं तो आप फंस जाइएगा। अगर वहां पर आप हाँ निकाल सकते थे तो फिर तो टाइम लगता है। अगर मान लो एक डायगोनल आपका 10 निकल गया, सही कहना आपका है कि अगर एक डायगोनल निकल गया तो अगला दूसरा डायगोनल निकालने के लिए आप इसको हाइपोटेनस मानते हैं, ठीक है, और इसको 5 करते, तब ये वैल्यू निकालना पड़ता, ये वैल्यू क्या होता, निकालना पड़ता, तब आपके लिए फंस जाते, निकालने में ही टाइम बहुत ज्यादा जाता आपका। पाइथागोरस थ्योरम लगाते तो टाइम ज्यादा किल होता उस समय। हाँ बोलिए, किसका क्या बोले, समचतुर्भुज के लिए तो आपका होता है 1/2 d1 इंटू d2 होता है। डायगोनल, डायगोनल का मतलब होता है उसको विकर्ण बोलते हैं, डायगोनल इसको बोलते हैं विकर्ण।
लेकिन ये फार्मूला इस पर लागू नहीं किए हैं। ये क्या किया, इसका फार्मूला यहाँ पर, ये समचतुर्भुज है, लेकिन ये फार्मूला यहाँ पर लागू नहीं किया। मैंने क्या किया, इस समचतुर्भुज को दो भागों में बांट, दो ट्रायंगल में बांट दिया, और ये दो ट्रायंगल कैसा बना है, इक्विलेटरल समबाहु ट्रायंगल बना। और दो समबाहु ट्रायंगल के लिए हमने 2 से गुना करके √3/4 इंटू साइड स्क्वायर करके निकाला। चलिए आगे बढ़े हम लोग। एक क्वेश्चन लिखिए, किसी समकोण त्रिभुज की भुजा 6, 8 और 10 सेंटीमीटर है। इसके अंदर मतलब ट्रायंगल के अंदर बन सकने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एक बात कल एक कंसेप्ट समझाया था कि दो जो बड़ी जो भुजा होता है उसको आप क्या मानिएगा, अगर समकोण त्रिभुज है तो बड़ी वाला भुजा आपका विकर्ण बनता है, और दो छोटे वाले को किसी को आप मान लीजिए आधार और किसी को मान लीजिए बेस, किसी को भी मान सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा था कि इसके अंदर बनने वाले बड़े से बड़े स्क्वायर का एरिया निकालना है। तो आपके पास भी इसका साइड पता है, इसका साइड पता है, इस स्क्वायर का साइड पहले पता ही नहीं है, तो इसके साइड निकालने के लिए रूल होता है, अगर इनके अंदर बनने वाले बड़े से बड़े वर्ग के लिए साइड का फार्मूला क्या होता है, आप इन दोनों को क्या करेंगे, गुना कर दीजिए। इन दोनों को गुना करेंगे, 8 और 6 को गुना करके और इन दोनों को जोड़ करके भाग कर दीजिए। 8 6 कितना होगा, 14। तो इसका केवल और केवल भुजा निकलेगा। किसका भुजा निकलेगा, इसके अंदर बनने वाले वर्ग का भुजा निकलेगा। तो आप करेंगे, काटिए तो 7, काटेंगे तो 4, ये कितना हो जाएगा 24/27। आपसे पूछ रहा था एरिया, और एरिया का फार्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर। और साइड स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 24 का स्क्वायर कितना होता है 500 नहीं 500 कितना 76 और ये 49। ये बोले देखिए, अगर मान लिया जाए ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, तो सबसे बड़ा साइड क्या होगा, आपका विकर्ण होता है, और छोटा साइड क्या होगा, किसी को भी आप मान सकते हैं, ये 8 होगा 6 कर सकते हैं, या 6 या 8 कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये विकर्ण के हमसे कोई मतलब नहीं है। अगर इनके अंदर बनने वाले स्क्वायर का जो साइड है, इसका निकालने के लिए, ये लेंथ निकालने के लिए, मान लीजिए कि ये x बनेगा, और इस x का डिस्टेंस पता करने का फार्मूला होता है, इसका डायरेक्ट एक रूल होता है कि इन दोनों के साइड को गुना करके और दोनों के साइड को जोड़ करके भाग कर देना है। तो इनको गुना करेंगे तो कितना होगा 8 × 6, और इनको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14। अब भाग कीजिए, कितना काटिएगा तो 7 से 2 से कटेगा, तो 7 2 से करेंगे तो 4, और 4 6 24, 24/7 क्या होगा, ये भुजा होगा। लेकिन हमसे पूछ रहा था इसका एरिया निकालने के लिए। एरिया बराबर क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड बराबर इतना है, तो इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, इसको भी स्क्वायर कर दीजिए, ये एरिया निकल गया, भुजा स्क्वायर होता है। चलिए आगे लिखिए क्वेश्चन 1, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके समानांतर भुजा 42 सेंटीमीटर और 59 सेंटीमीटर है, तथा इनके बीच की दूरी 24 सेंटीमीटर है। चलिए, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आपका, समानांतर भुजा का योग और गुना ऊंचाई। चलिए बनाइए, फार्मूला लिख दिए हैं। 1/2 समानांतर भुजाओं का योग गुना ऊंचाई, यानी कि आपका 1/2 समानांतर भुजा का योग मतलब हुआ ये दोनों का जोड़ेंगे, एक ये और ये समानांतर भुजा कहलाते हैं। दोनों को जोड़िए, कितना हो जाएगा 11 का 1 और ये हो जाएगा 7 1 8 81, और गुना ऊंचाई कितना है 24। 24 को काटेंगे तो 12 42 था। अच्छा 42 है तो 42 कर दीजिए, हमको लगा 24 है। इजी है क्वेश्चन, ये बन जाएगा आप लोग से भी। 12 हाँ ठीक है, 12 आंसर होगा, 1200
12, 1/2, इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो गया था 81 ना, 81 और ऊंचाई था आपका 24, सॉरी वो फिर से 101 हो रहा है। हाँ, इसके बाद 12 से भाग कीजिएगा, तो 12 से भाग करेंगे तो 12 और 12, ठीक बोल रहे हैं, 12 होगा। चलिए आगे बढ़े, ये तो इजी था, बन जाएगा। और इसमें ज्यादा कुछ भी नहीं रहता, थोड़ा सा आपका रेशियो में दे देगा, कभी कभी क्या करेगा रेशियो में दे देगा, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, ये मैं तो यही जरूरी है ना, हाँ ये जरूरी है, उसके बाद थोड़ा रेशियो करके दे देगा, रेशियो कर देगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे लिखते हैं हम लोग, आयत पर चलते हैं। ये हो गया, इससे एक ही क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा काफी है। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो आयताकार मैदान की लंबाई और परिमाप ज्ञात करें। ये इजी है, तो आयताकार मैदान की लंबाई और परिमाप ज्ञात करें। हाँ, ये सब पूछेगा, ये सब क्वेश्चन पूछने वाला है। हाँ, लेकिन हल्का यही सब पूछेगा, अभी हार्ड थोड़ा पूछेगा पहला बार एग्जाम में। कितना यार? हाँ, आपका एरिया दिया होता है, L गुने B का वैल्यू होता है कितना आपका 180 दिया हुआ है, और जिसमें से आपका L दिया हुआ कितना, L दिया हुआ था 15, तो B निकालिएगा, तो यहाँ आपका 15 गुने B बराबर 180 है, तो B का वैल्यू निकालिएगा तो भाग करना पड़ेगा, 180 को 15 से भाग कीजिएगा तो 12 बार में कट जाएगा। अगर B 12 आ गया तो आपसे क्या पूछ रहा था, ब्रेथ निकलेगा तो पेरीमीटर निकालेगा, पेरीमीटर बराबर होता है आपका 2 × L + B, यानी दोनों को जोड़ करके 2 से भाग कीजिएगा तो हो जाएगा 27, 27 को 2 से भाग करिएगा तो 54, डायरेक्ट कीजिए, गुना कीजिएगा तो 54, भाग नहीं गुना करेंगे तो। चलिए अब एक रेशियो वाला लिखा देते हैं इसी में। एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 560 वर्ग मीटर है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:7 है, तो आयताकार मैदान का विकर्ण ज्ञात करें। विकर्ण का फॉर्मूला होता है आपका √L² + B²। देखिए 5x है, उन्हें कितना था 7x बराबर कितना 560 है, आंसर तो आ जाएगा। 7 8 56 कटेगा, इसको 5 से काटेंगे कितना 16 5 80 होता है, तो x² बराबर 16 हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो गया 4 हो गया, ठीक तो था। तो एक हो जाएगा आपका कितना, पहला साइड हो जाएगा आपका 4 5 20 और 7 चौका 28 हो जाएगा। अब विकर्ण निकालना है, विकर्ण निकालना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बात सही है। अब टफ क्या हो जाएगा, आप स्क्वायर करके जोड़िए इसको, तो ये हो जाएगा 400 और इसका हो जाएगा कितना 464 कैसे हो जाएगा इसका 784 होगा, 784। चलिए आगे बढ़े। एक आयताकार बगीचे की माप 200 मीटर गुने 180 मीटर है, 200 मीटर गुने 180 मतलब आपका एक हो जाएगा लंबाई 200 मीटर, चौड़ाई हो जाएगा 180 मीटर, ऐसा हुआ इसका अर्थ। तथा इसके बाहर चारों तरफ बने रास्ते की चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है, तो रास्ते का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए कंसेप्ट इसके लिए बता देते हैं, आपको शॉर्ट में आंसर आ जाएगा इसका। अगर आपको बाहर से किसी रेक्टेंगल के बाहर से आपको क्या बनाना है, रास्ता बनाना है, तो उसके लिए एरिया का फॉर्मूला होता है आपका 2x × L + B - 2x। आप बोलिएगा x क्या होता है, x का मतलब जितना चौड़ाई क्या होगी रास्ते की होगी वो होती है, और L होती लंबाई, B होती है चौड़ाई। आपको दिया हुआ है लंबे के रास्ते की चौड़ाई कितना दिया हुआ है, रास्ते की चौड़ाई दिया हुआ आपका 15 इंटू की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ था कितना 100 200 दिया हुआ था, और एक दिया था आपको 180 दिया हुआ था, घटा दीजिए 15 दूना 30। अगर बाहर से होता है तो जुड़ता है, बाहर से होता है तो जुड़ता है, फॉर्मूला गलत कर दिया।
बाहर से होगा तो जुड़ेगा और अंदर से होगा तब घटता है। हाँ जी जी। तो 30 गुना इसको जोड़िएगा तो 0, 8 और ये 11 के एक हाथ से लेके 41। आप गुना कीजिए तो 3, 4 तिया 12 और ये अगर बाहर से होता है तो यहाँ जुड़ता है और अंदर से होगा तब घटता है। अगर अंदर से रास्ता बनाइएगा तो यही फार्मूला रहेगा L + B और -2x हो जाएगा बाहर के लिए। बाहर से रहे तो और ये अंदर से रहे तो, सॉरी फिर गलती, ये अंदर होगा, ये अंदर और ये बाहर के लिए। इन दोनों फार्मूला को रखिए। बिना फार्मूला का बनाएंगे तो इसको प्रोसेस से बनाना पड़ेगा, घटाएंगे तब होगा, तब भी हो सकता है। तो इसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, अगर फार्मूला से बनाते हैं, बाय प्रोसेस बताते हैं, तब क्या करना पड़ेगा आपको, पहली वाली एरिया निकालना पड़ेगा आपको। तो पहली वाली एरिया क्या हो जाएगा, पहले जो था एरिया उससे निकालिएगा तो 200 और 200 को गुना करिएगा कितना से, 180 से, जो भी आएगा आपको। तो इसको 18 36, 36 पर कितना जीरो हो जाएगा, 3 को जीरो हो जाएगा, एक ये होगा। अब दूसरा जब इसको आगे बढ़ाइएगा, लंबाई और चौड़ाई बढ़ेगी कितना कितना से, 15 से। तो 15 से अगर लंबाई बढ़ाएगा तो 15 इधर बढ़ेगा और 15 इधर बढ़ेगा, तो 15 15 कितना बढ़ेगा, 30 बढ़ जाएगा। तो लंबाई, नया लंबाई कितना हो जाएगा, पहले था आपका 200, 230 हो जाएगा आपका लंबाई। आज चौड़ाई कितना था, पहले 180 था तो 30 जोड़ दीजिएगा तो 210 हो गया। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए, तब भी इजी ही हो जाएगा एक तरह से। तो कितना हो गया आपको, 48 300। अब इन दोनों को, इसमें 48 300 है तो अब ये ज्यादा होगा ये कम होगा, घटा दीजिए तब भी आंसर आपका यही आएगा, तब भी आएगा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। एक क्वेश्चन लिखिए जल्दी फटाफट में। एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई 100 मीटर और चौड़ाई 50 मीटर है, जिसके बीचों बीच, आप देखिए यहाँ पर आपका बीचों बीच का रहा है, यानी ऐसा है, एक ऐसे बनेगा आपको और बीच में फिर से ऐसे बनेगा। हाँ लिखवा रहे हैं पहले। जिसके बीचों बीच एक समान चौड़ाई का रास्ता बना है, एक समान चौड़ाई का रास्ता बना है, जिसका क्षेत्रफल 1400 मीटर स्क्वायर है, जिसका क्षेत्रफल 1400 मीटर स्क्वायर है। रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करें, रास्ते की चौड़ाई ज्ञात करें। ऑप्शन, हाँ लिखिए ऑप्शन में 15, 12, 10, 20, 15, 12, 10, 20। अब बनाए आप लोग। अगर अंदर में बन रहा होगा आपका रास्ता तो उसके लिए फार्मूला होता है x × L, कितना, क्या क्या है देखिए, इस फार्मूला बैठाइए। x है, लंबाई कितना था 100 मीटर, चौड़ाई 50 मीटर, ये नहीं पता है, चौड़ाई निकालना था, जबकि इसके एरिया कितना दिया हुआ है 1400। अगर इन दोनों को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 150, 150 माइनस x। अच्छा, अगर 150 में से क्या घटाया जाए, 150 में से क्या घटाया जाए कि फिर किसी संख्या से गुना करने के बाद आपको 1400 आ जाएगा। तो आप अगर 150 में से 10 घटा देते हैं कितना होता है, कितना होगा 140 होगा, और 140 को 10 से गुना करेंगे तो 1400। हाँ ठीक है, फिर से समझिए कि मैंने फार्मूला लिखाया x × L + B - x बराबर रास्ते की क्षेत्रफल, और x ये दिया हुआ आपका 100 + 50 - x बराबर कितना 1400 है। तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 150 - x बराबर 1400। हमें करना क्या है, 150 में से क्या घटाए,
ठीक है, जितना घटा है उसी से गुना करने के बाद हमें 1400 हो, तो 150 में से 10 घटा देते हैं। 150 में से अगर 10 घटाया जाए कितना होता है 140, और 140 में से हम 10 से गुना कर दे कितना हो जाएगा 1400 हो जाता है। यानी कि x का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 10 होगा। यहाँ डबल घटाने में गलती हो रहा था क्योंकि डबल एक बार नहीं लेंगे। x का वैल्यू होगा 10, यानी आपसे पूछ रहा था रास्ते की चौड़ाई, और यही रास्ते की चौड़ाई होगा। x बराबर कितना 10 मीटर है तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। अगर ये बन गया है तो एक क्वेश्चन और बनाइए आप लोग। एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 9√2 है। इस वर्ग को पुनः आकार देकर त्रिभुज बनाया जाता है। उस त्रिभुज के बड़े से बड़े अंतःवृत्त का क्षेत्रफल क्या है? नहीं, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल के लिए ऑलरेडी ये सब आते रहता है, ऐसा बात नहीं, इसको नहीं आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अंतःवृत्त की बात करिएगा तो इसको नहीं। हाँ, ये थोड़ा क्वेश्चन का मतलब उल्टा ये है, घुमाया हुआ इसमें है। क्या क्या दिया हुआ था आपको इसमें? देखिए, हम अपना भर इसमें कोशिश कर रहे हैं कि इजी से इजी क्वेश्चन है, और हम भी यही समझ रहे हैं कि आप लोग की क्वेश्चन जो इस बार जो मिलेगा ना बहुत इजी है। आप फर्स्ट चांस जो लोग ले रहे हैं बहुत भाग्यशाली है, ठीक है। जो लोग फर्स्ट चांस ले रहे हैं एमबीपीएस से उनके लिए बहुत अच्छा बात है, आने वाले के लिए बहुत थोड़ा सा। हाँ, कह रहा है कि एक वर्ण का विकर्ण की लंबाई दिया हुआ है। अच्छा, वर्ग का विकर्ण क्या होता है लिखिए तो। वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है आपका √2 इंटू भुजा। इसको लिख लीजिए, वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है √2 इंटू भुजा, और ये हमसे दिया हुआ है √2 इंटू भुजा का वैल्यू दिया हुआ है। कितना दिया हुआ था 9√2 दिया हुआ है। अब देखिए एक बात और जान लीजिए, क्वेश्चन जो देगा ना आपको तो ऐसा देगा कि मतलब देखिए यहाँ पे रूट से रूट कैंसिल हो रहा है ना, तो क्वेश्चन देने का उसका मतलब ही होगा ऐसा कि जल्दी फंसाएगा नहीं आपको। तो भुजा का वैल्यू आ गया आपको आराम से यहाँ से 254 होगा। क्या बोले आप 254 254 तो नहीं होगा, नहीं तो अब आपसे आगे क्या कर रहा है कि इस वर्ग को पुनः आकार दे करके एक त्रिभुज बनाया गया है। अब इसका त्रिभुज बनाइएगा। अच्छा, त्रिभुज जो बनाइएगा तो जो पेरीमीटर बनेगा किसका वर्ग का, वही पेरीमीटर किसका होगा त्रिभुज का होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसी को फोल्ड करके आपको क्या करना है त्रिभुज बनाना है। तो इसका पेरीमीटर क्या होता है 4 गुना भुजा, 4 36 हो जाएगा। तो इसका भी पेरीमीटर क्या होगा 36 से होगा। दूसरी बात है यहाँ पर ये नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो ट्रायंगल बनेगा ना वो आपका समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो समबाहु त्रिभुज बनेगा, इसका भुजा था 3 गुना भुजा, 3 गुना भुजा इसका आपका परिमिति होता है बराबर 36। तो भुजा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर आपसे भुजा निकल गया तो पूछ रहा है इसके अंदर बनने वाले बड़े से बड़े वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यही पूछ रहा था कि इसके अंदर। हाँ बोलिए सर, एक और चीज कंफ्यूजन। हाँ बोला जाए। ये हम कैसे समझ लेंगे कि समबाहु त्रिभुज ही बनेगा? समबाहु त्रिभुज इसलिए क्योंकि आप त्रिभुज के सारे कोण, अच्छा है ये बात आपका भी कहना सही है, लेकिन यहाँ पर बड़े से बड़े कह रहे हैं ना, तो ये आपका निश्चित होगा कि त्रिभुज जो बनेगा आपका वो समबाहु त्रिभुज ही बनेगा। क्वेश्चन वहाँ लिख देगा, एक बार जान लीजिए, वहाँ लिखा रहेगा आपका समबाहु त्रिभुज है। हाँ लिखा रहेगा, वहाँ लिखा रहेगा आपका समबाहु त्रिभुज है। ऐसे ये रियलिटी का हमेशा रहेगा समबाहु त्रिभुज की बात करेगा। तो समबाहु त्रिभुज है तो इसका एक भुजा निकल गया। अब इसकी बोलेगा इसके अंदर बनने वाले वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करिएगा। तो वर्ग का पहले आपको रेडियस ज्ञात करना होगा तब तो, और रेडियस का फॉर्मूला होता अंतःवृत्त का त्रिज्या का फॉर्मूला आपका होता है a/2√3। कब? जब ये आपका त्रिभुज कैसा हो समबाहु त्रिभुज हो तभी इस पर लागू कीजिएगा। जब आपका समबाहु त्रिभुज हो तभी लागू कीजिए। अब भुजा का वैल्यू कितना हो गया है 12/2√3। इसको काटिएगा तो कितना आ जाएगा 6/√3। अब वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई
पाई आर स्क्वायर, पाई को रहने दीजिए और आंसर आपका पाई में ही रहेगा। तो इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 36, इसको स्क्वायर करेंगे तो 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 12 पाई। कितना होंगे 12 पाई। फिर से समझा देते हैं, अगर वर्ग का विकर्ण दिया हुआ आपका क्या होता है √2 इंटू भुजा, और ये दिया हुआ आपका 9√2, तो रूट से रूट कैंसिल कीजिएगा तो भुजा का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 9। अब पेरीमीटर जो आपका इसका बनेगा वही पेरीमीटर बनेगा आपका ट्रायंगल का। इसका पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड होता है, तो 36 हो जाएगा। तो इसी को बना दें किसके बराबर, ट्रायंगल का पेरीमीटर। और ये ऑलरेडी मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो 3 गुना भुजा बराबर 36 है, तो भुजा का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और अंतः विकर्ण का क्षेत्रफल सॉरी अंतः वृत्त का त्रिज्या का फार्मूला होता है क्या भुजा बट्टा 2√3। तो आप यहाँ क्या करेंगे भुजा का वैल्यू डालेंगे, 2√3 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना 6/√2। तो भुजा निकल गया, अब वृत्त सॉरी रेडियस निकल गया, तो एरिया का फार्मूला था पाई आर स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, गुना कीजिएगा स्क्वायर कीजिएगा तो 36/3, 3 से काटेंगे 12 यानी कि 12 पाई आएगा। चलिए आगे लिखिए क्वेश्चन। एक वृत्ताकार मैदान को एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत 50 पैसे वर्ग मीटर की दर से 50 पैसे वर्ग मीटर की दर से 7700 आती है। 50 पैसे वर्ग मीटर की दर से 7700 आती है, मतलब रुपये आती है। इसके चारों ओर बाड़ा लगाने की लागत, बाड़ा मतलब तार से घेरना, हाँ, बाड़ा लगाने की लागत 1.20 प्रति मीटर यानी 1 रुपया 20 पैसा प्रति मीटर की दर से क्या आएगी। इसके चारों ओर बाड़ा लगाने की लागत 1 रुपया 20 पैसे प्रति मीटर की दर से क्या आएगी। ये क्वेश्चन आपसे बन जाना चाहिए और ऐसा क्वेश्चन अपना लोग सेट में भी बनाए। चलिए क्या क्या दिया हुआ है, वृत्त की खर्च करने का दिया हुआ है। तो देखिए एरिया निकालने का फार्मूला क्या होगा, टोटल खर्चा कितना है आपको 7700 रुपया आया है, लेकिन पर मीटर स्क्वायर पर कितना आ रहा है 50 पैसे आ रहा है। तो 50 पैसे से भाग कीजिएगा। अच्छा ये रुपया है और ये क्या है पैसा है, इसको रुपया बनाइएगा। तो रुपया बनेगा तो 100 से क्या करना पड़ेगा डिवाइड करेंगे, तो ये 100 कहाँ चल जाएगा ऊपर चला जाएगा। अब भाग करिए तो क्या होगा 0 से 0 को कैंसिल, अच्छा 2 से काट दीजिए इसको, तो कितना देगा आपका 50 दूनी 100, तो ये 2 हो जाएगा 14 15, 2 शून्य आ जाएगा। तो आपका निकल गया एरिया, जो भी हो मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। आपसे पूछ क्या रहा है आपका एरिया पहले निकाल लीजिए, रेडियस निकाल लीजिए। इसका रेडियस निकाल लेगा तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, अच्छा पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर स्क्वायर को रहने दीजिए बराबर हो जाएगा 5, इसको काटिएगा तो 22 को गुना कीजिए कितना बार 7 बार, 22 7 होता है आपका 154, 22 7 154 और आर बराबर हो जाएगा 7 को इधर ले जाएगा तो 7 गुने 7 गुने 100 हो जाएगा और आर स्क्वायर को ले जाइएगा तो रूट अंडर आ जाएगा। तो आर बराबर कितना हो जाएगा 7 गुने इसको करेगा 10 गुने 10 तो 70 आएगा। रेडियस निकल गया। रेडियस अगर निकल गया तो हमसे क्या पूछ रहा था परिधि पूछ रहा था। परिधि बराबर होता है 2 पाई आर होता है, तो 2 इंटू पाई का वैल्यू दे दिया है आपको कितना 22/7 और आर हो गया 70, काट दीजिएगा तो 10 तो हो जाएगा आपका कितना 440 है आंसर। रेडियस निकाले ना यहाँ से ना, रेडियस यहाँ से निकाले 70,
के साथ था और 700 का 700 गुना भाग इस 7 से गुना किए 700 हुआ ना, इसको 22 को गुना कीजिएगा कितना से, 22 को 154 को काटिए कटेगा, 22 सत्ते 154 होता है, 22 सत्ते 154 होगा तो ये हो जाएगा आपका 700, और 700 में 7 को इधर ले जाए तो 7 में 7 हो जाएगा, और 100 को 10 में 10 लिखिएगा तो एक 7 में से एक 7 आ जाएगा, 10 में से एक 10 हो जाएगा, रेडियस का वैल्यू हो जाएगा 70। अगर रेडियस 70 हो जाएगा तो हमको परिधि निकालना था, परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर, पाई का वैल्यू होता है 22/7, आर का वैल्यू दिया 70, काटिएगा 10, 10 से गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 4, 4 एक 0 बैठा दीजिए। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं कर रहा था, यहाँ पूछ रहा था इसके बारे की खर्च पूछ रहा था, आपको पूछ रहा था 1 रुपया 20 पैसे की दर से इसका पैसा कॉस्ट क्या होगा, तो कुछ भी नहीं, आप 1 रुपया 20 पैसा से गुना कर लीजिए, 1 रुपया 440 को गुना कर देंगे कितना से, 1 रुपया 20 पैसा से। अच्छा, डिसमल को हटाएंगे तो 100 हो जाएगा, इस 0 से 0, इस 0 से इसको 0 काटिएगा तो 12 से गुना करिएगा तो 12 चौका 48 का 8 4, 12 चौका 48 4 कितना हो जाएगा 52, 528 रुपया। लेकिन इतना क्वेश्चन टफ नहीं बढ़ाएगा, एक बार जान लीजिए, अगर क्वेश्चन देगा भी ना तो यहाँ पेरीमीटर निकालने देगा, हाईएस्ट दे सकता है आपका पेरीमीटर। चलें आगे बढ़े। देखिए क्वेश्चन कर रहा था पहली बार कि पहला कर्ण दिया हुआ है, पहला कर्ण कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, और कल मैंने एक बात बताया था कि अगर समकोण त्रिभुज में, अगर समकोण त्रिभुज की बात करेगा तो उनके भुजाओं का अनुपात इस तरह से होता है कि अगर P, B और H की बात करेगा तो बड़ा साइड अगर 10 है तो कोई एक आपको 8 होगा तो दूसरा क्या होगा 6 होगा, अगर 3 होगा तो 4 होगा तो और क्या होगा 5 होगा, बताया था। तो अगर आपको यहाँ से दिमाग लगाना होगा, इस क्वेश्चन से थोड़ा सा आपका अपना दिमाग लगाना होगा कि अगर एक साइड 10 दिया है तो कोई एक साइड क्या होगा 6 या फिर 8 होगा, कोई दिक्कत? वही किसी को मानिए ना, एक को 6 मानिए, एक को 8 मानिए। अब आगे क्वेश्चन पढ़ा जाए, क्या कर रहा है कि यदि उसकी छोटी भुजा को आधा कर दिया जाए, यानी छोटी भुजा को कितना कर दिया जाए आधा, आधा मतलब 3 कर दिया जाए, और बड़ी को क्या किया जाए 2 गुना कर दिया, मतलब ये इसके बारे में बोल रहा है, इसको 2 गुना कर दिया यानी कि 16 कर दिया जाए। तो अब पूछ रहा है कर्ण क्या होगा, यानी कि आपको 3 का स्क्वायर गुना प्लस 16 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 होगा और 16 का स्क्वायर 256, दोनों को जोड़ करके स्क्वायर रूट में ही आंसर शायद आ जाएगा। हाँ, कितना में होगा 265 रूट के अंदर ही आएगा। इस क्वेश्चन में जान नहीं था, लेकिन इसको भटकाने के लिए तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ा, छोटी भुजा और बड़ी भुजा के लिए, तो छोटी भुजा और बड़ी भुजा में से किसी को मानना पड़ेगा, आपको मानना पड़ेगा x और y के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या है, पहले वाला वृत्त दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन ये रहा कि ये वृत्त पहले था, ठीक है, इसका क्षेत्रफल आपको दिया हुआ, इसका क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है ना, और ये एरिया दिया हुआ है कितना 144 पाई मीटर दिया हुआ था स्क्वायर, तो इस पाई से पाई को उड़ा दीजिएगा तो आर का वैल्यू कितना हो जाएगा 144 मीटर स्क्वायर, यानी कि आर का वैल्यू हो जाएगा 12 मीटर। अब कह रहा है क्या, इसके चारों ओर एक चौड़ा सा रास्ता बनाया जाता है, ये चौड़ाई रास्ता है, ऐसा ये रास्ता, ये क्या है, ये रास्ता है, ये रास्ता आपका है, ठीक है, जिसकी चौड़ाई कितनी दी हुई है 5 मीटर दिया हुआ। तो आप गौर कीजिएगा, अगर यहाँ से यहाँ तक 12 निकला है और ये निकला आपका यहाँ से यहाँ कितना 5 है, तो टोटल ये दूरी कितना हो जाएगा, इसको कैपिटल आर करिए, कितना हो जाएगा 5 12 17। आप पूछ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया निकालने पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू हो जाएगा कितना 17, तो 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो 200, ये आप पाई को रहने दीजिए, पाई को रहने दीजिए, और ये हो जाएगा आपका कितना 17 का स्क्वायर हो जाता है 289 पाई हो जाएगा। ये पाई में आंसर रहेगा आपका, हाँ मीटर स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन लिखिए, एक वृत्त की चाप, ये वृत्त हुआ ना,
अब वृत्त को अगर यहाँ से यहाँ तक काट दीजिएगा तो इसको कहा जाता है चाप। ये ए है और ये बी बनेगा ना, तो ये जो हो गया आपका ये चाप कहलाता है। चाप लिखिए, एक वृत्त की चाप केंद्र पर पाई डिग्री कोण अंतरित करता है। पाई रेडियन, सॉरी पाई डिग्री नहीं कहेंगे, इसको पाई रेडियन कहते हैं। पाई रेडियन कोण अंतरित करता है। अंतरित करता है, अंतरित मतलब अंकित करता है, अंतरित करता है। ये सब क्वेश्चन संजोग है कि पूछेगा, लेकिन हमको नहीं लग रहा ये सब क्वेश्चन पूछेगा। हाँ, क्या किया जाए, छोड़ दिया जाए ना, जब लिखा दिया तो लिखिए। हाँ, पर एक वृत्त की चाप केंद्र पर कोण पाई रेडियस अंकित करता है यदि चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है तो यदि चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें। देखिए है क्वेश्चन बहुत इजी। हाँ, हम फार्मूला लिख देते हैं और ये फार्मूला कंसेप्ट पढ़िए हैं। देखिए कोण बराबर क्या होता है आपका L बट्टा R। L का मतलब क्या होता है चाप की लंबाई, R का मतलब क्या होता है रेडियस, और एंगल दिया हुआ है कितने डिग्री का एंगल बन रहा है पाई। आप पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, और L का वैल्यू शायद दिया हुआ था कितना 22 सेंटीमीटर, और रेडियस क्या पूछ रहा है तो आप काटिएगा 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, और R का वैल्यू पूछ रहा था कितना हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ने में लग रहा होगा हार्ड, लेकिन आंसर कितना है इजी है। लिख ही दे रहे हैं फार्मूला, सूत्र लिखते जा रहे हैं, ये सूत्र ही है। चलो आगे बढ़े। लिखिए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा को यदि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दिया जाए, यदि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा को दुगुना कर दिया जाए तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल पुराने के क्षेत्रफल का के गुना है। के गुना है, के गुना है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो के का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है। देखिए, पहले कोई समबाहु त्रिभुज होगी ऐसा, और इनकी भुजा होगी A और A होती है, इनका एरिया क्या होगा आपका √3/4 इंटू साइड स्क्वायर होता है। अब कह रहा है कि अगर इसके साइड को कितना कर दिया जाए, 2 गुने कर दिया जाए, तो 2 गुना कर दिया जाए तो इसका एरिया क्या बनेगा √3/4, और साइड कितना हो गया 2a का स्क्वायर, 2 गुना कर दीजिएगा कितना होगा 2a का स्क्वायर। तो कह रहा है जो ये एरिया बनेगा ये पहले वाले एरिया का कितना गुना बनेगा k गुना बनेगा। किन्हीं को दिक्कत। अब आप करिए क्या, इस रूट से रूट कैंसिल कीजिए, पूरा का पूरा कट जाएगा, बचा क्या a² बराबर ही हो जाएगा 4a² होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या लिखा है तो यहाँ ना के होगा, ये के का क्या गुना हो जाता है, तो के का यहाँ से गुना करेगा,
तो आप क्या कीजिएगा, ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4a²। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल और के बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ ने 4 से गुना होगा, के से गुना यहाँ होगा। ये ना हो जाता है इसके के को गुना, तो इससे गुना कीजिएगा के से। चलिए आगे बढ़े, चलिए बेलन से स्टार्ट करते हैं ना। लाइट आ जाइए सभी लोग। देखिए आपका सिलेंडर है बेलन, ये रहा बेलन। बेलन में आपको क्या क्या मिलेगा, एक आपका बेस रहेगा आपका और एक आपका हाइट होगा। बेस की बात करते हैं, बेस कैसा रहता है, जैसे सर्कल होता है आपका, सर्कल नुमा होता है बेस, और आपका बॉटम भी कैसा है, बेस और टॉप दोनों कैसा होता है आपका, सर्कल नुमा होता। तो सर्कल नुमा होगा तो सर्कल के लिए जानते क्या होना चाहिए, रेडियस होना चाहिए, यानी कि आर होना चाहिए, और आपका इसमें हाइट होना चाहिए h। तो इसका पहले आपको याद क्या क्या करना है, आपका वॉल्यूम याद करना है। वॉल्यूम को आयतन बोलते हैं, और आयतन का फॉर्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर h, पाई आर स्क्वायर h होता है। अच्छा एक बात जान लीजिए और भी, इसी से आपको शंकु का वॉल्यूम आयतन निकाल लीजिए। शंकु का आयतन, अब बोलेंगे इसका इससे रिलेशन है, हाँ है। कैसे रिलेशन है गौर कीजिएगा। अगर मैंने बना लिया एक आपका सिलेंडर, और सिलेंडर को हमने यहाँ सेंटर लिया और यहाँ से यहाँ मिला लें, तो आपको सिलेंडर और शंकु में क्या कुछ रिलेशन दिख रहा है, आपका क्या दिख रहा है, हाँ इसमें यह दिख रहा है कि जो वॉल्यूम आएगा किसका, सिलेंडर का, उसका 1/3 भाग किसका होगा, शंकु का होगा। क्योंकि देख रहे 3 को आपका शंकु बना, 1/3 पार्ट ये भी होगा, 1/3 पार्ट ये भी होगा, और 1/3 पार्ट ये भी हो रहा है। 3 भाग में क्या हो रहा है, डिवाइड हो जाता है। तो शंकु का आपका वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर h। तो इन दोनों का रिलेशन याद रखना है। एक फार्मूला याद रखिए, दूसरा आपको फार्मूला ऐसे ही याद हो जाएगा, ठीक है, कि वॉल्यूम सॉरी शंकु और सिलेंडर एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। चलिए आप इससे कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। हाँ लिखिएगा, लिख लीजिए। हाँ अगर आपको बेलन का आयतन दिया हो और सिलेंडर का आयतन निकालना हो तो कितना होगा, अगर पूछे तो कैसे निकालेगा। तो आप गौर कीजिएगा, इसको हम समझाया था। अगर सिलेंडर लिया है और सिलेंडर को हम यहाँ से यहाँ मिला दें तो क्या बन जाएगा, एक शंकु बनेगा। और सिलेंडर और शंकु का रिलेशन हम जोड़ने की बात करे थे, तो ये शंकु क्या करेगा, इस सिलेंडर को 3 पार्ट में डिवाइड करा, बराबर बराबर पार्ट में डिवाइड करा। 1/3 में ये भी डिवाइड हो रहा है, 1/3 1/3 में हो रहा है। यानी कि आपको शंकु का आयतन बोले तो सर्कल इसका सिलेंडर का कितना होगा, 1/3 होता है। चलिए क्वेश्चन लिखिए इससे रिलेटेड। हाँ बोला जा, जैसे 1/3 बोले ना, मत दिया 3 बराबर बराबर। हाँ एक्चुअली यानी शंकु का जो आयतन होगा वही। हाँ कोई भी अगर शंकु दे दे, अच्छा शंकु का आयतन दे दे, अगर मान लीजिए जाए शंकु का आयतन आपको ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, शंकु का आयतन दिया हो, आयतन कुछ भी दिया हो, मान लीजिए कि भी दिया हुआ हो, आपको बेलन का आयतन पूछे
तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, 3 गुना वॉल्यूम ऑफ शंकु कर दीजिएगा, यानी शंकु के 3 गुना होगा आपका किसका वॉल्यूम, आयतन, बेलन का। और इसका आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है हाँ क्या बोले, 2 पाई RH, 2 पाई RH किसका, हाँ बेलन का। शंकु का कीजिएगा तो शंकु का हो जाएगा पाई RL हो जाएगा। अब यहाँ L इसलिए होगा, L होती है तिरछी लंबाई, तिरछी लंबाई यानी ये लंबाई को तिरछी लंबाई कहते हैं। एक आपका बोलेगा कुल, जिसको टोटल कहते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक आपका बोलेगा आपका सीधे नहीं पृष्ठीय क्षेत्र बोलेगा, जिसको आप बोलेंगे लिटरल, हाँ लिटरल, और वो ठीक ही है जो आप बोल रहे हैं लिटरल। हम ये समझना चाहते हैं कि पृष्ठ क्षेत्रफल, हाँ तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के बात हाँ, नहीं अगर इंटरनल कहेगा हाँ तो हाँ वो इंटरनल एक्सटर्नल एक ही हो जाएगा, जब आपका सिंपल होगा तो साधारण है तो। अंतर पृष्ठ जैसे कहता है कि इसको जो है रंगने में इतना खर्चा लगता है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए जिस मटेरियल से बना होगा उसकी चौड़ाई अगर होगी तो उस चौड़ाई को आपको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। अंतर का निकालने के लिए उसकी चौड़ाई आपको दिया होगा, गौर करेंगे, अगर चौड़ाई अगर जिस चीज़ से वो बना होगा शंकु या फिर बेलन, उसकी चौड़ाई को घटाना पड़ेगा, उसकी लंबाई चौड़ाई जो भी रहेगा उससे, हाँ जो भी होगा। लेकिन ऐसा क्वेश्चन अभी तक तो नहीं देखा गया है क्वेश्चन, लेकिन स्पष्ट हो जाएगा आपको। एक क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए स्पष्ट होगा। लिखिए 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात, 2 बेलन के त्रिज्याओं का अनुपात, 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है। 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है और उनकी ऊंचाई का अनुपात, और उनकी ऊंचाई का अनुपात, और उनकी ऊंचाई का अनुपात 5:4 है, 5:4 है। तो उनके विकर्ण उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और इसी को बोलते हैं आपका पृष्ठ क्षेत्रफल को ही बोला जाता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। उनके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। क्या क्या कह रहा है कि 2 बेलन है जिनके त्रिज्याओं का अनुपात आपका दिया हुआ है 2 और 3। तो पहले के लिए आप 2 पाई कीजिए और r का वैल्यू 2 लिखेंगे, तो इसका क्या लिखेंगे 2 पाई, और r के बदले में यहाँ 3 लिखेगा। और इसके ऊंचाई का अनुपात क्या दिया है 5 और 4, एक का होगा 5 तो दूसरे का कितना होगा 4 होगा। हाँ आपका आंसर, हाँ ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल कीजिए, 2 से 2 कैंसिल कर लीजिए, 2 से करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 5:6, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए आगे। किसी शंकु के ऊंचाई और व्यास का अनुपात, किसी शंकु के ऊंचाई और व्यास का अनुपात, किसी शंकु के ऊंचाई और व्यास का अनुपात 3:2 है। किसी शंकु के ऊंचाई और व्यास का अनुपात 3:2 है और इसका आयतन 1078 घन सेंटीमीटर है, और इसका आयतन 1078 घन सेंटीमीटर है।
तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। क्या है आंसर? बना रहे हैं। आपसे क्वेश्चन क्या रहा है कि एक बेलन की ऊंचाई, शंकु के ऊंचाई और व्यास दिया हुआ है। ऊंचाई और व्यास का अनुपात दिया हुआ है 3:2। तो आप h बराबर क्या मानिए 3x और d बराबर मानिए 2x। और अगर d अगर 2x माने तो r कितना हो जाएगा? x होगा। आपसे पूछ रहा है क्या कि इसका आयतन दिया हुआ है और आयतन क्या होता है अभी बताए फॉर्मूला 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो r का वैल्यू कितना है? x है तो x स्क्वायर पाई r स्क्वायर h। h का वैल्यू है 3x बराबर कितना? 1078। अब काटिए, 3 से 3 कैंसिल हो रहा है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। पाई का वैल्यू दे दीजिए 22/7 और इसको कीजिएगा तो x क्यूब हो जाएगा बराबर 1078। अब काटिए तो फिर से 11 से काटिए, 11 दूनी 22, 11 से काटिएगा तो 11 नमा 99, 8 11 8 88 और फिर काटिए इसको कितना से? 2 से काटिएगा तो 2 से हो जाएगा आपका 2 चौका 8 और ये हो जाएगा 2 नमा 18 और 7 इधर चले जाएंगे। x क्यूब बराबर हो जाएगा आपका 7 × 7 7 × 7 × 7। ये नीचे से ऊपर चल जाएगा एक 7। क्यों हुआ 7? 49 को मैंने 7 × 7 लिखा और ये 7 एक ऊपर चला जाएगा। ये x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 और x का वैल्यू 7 आ गया। तो पूछ क्या रहा था? पूछ रहा था इसकी ऊंचाई ज्ञात करें। ऊंचाई को 3x माने हैं तो 7 21 हो जाएगा। इससे आगे नहीं पूछेगा क्वेश्चन आपको। 21 हो जाता है। हाँ 21 हो जाएगा। इससे हार्ड क्वेश्चन अब नहीं पूछेगा। एगो अति वाला क्वेश्चन करा दीजिए ना। कौन चीज वाला? नहीं बोले बैंक। अच्छा वो बाहर सत्ता का पृष्ठीय क्षेत्रफल। वहाँ से क्लियर। क्वेश्चन और लिखिए अगर हो जाए तो। एक आध 2 क्वेश्चन और बता के समाप्त कर देते हैं। हाँ नहीं सूत्र सब बता दीजिए। आपको सूत्र बताते थे ही जाएंगे। शंकु बेलन में होता है। हाँ और इसके बाद ये घन बच जाती गोला बच गया। गोला बता देंगे, गोला और अर्ध गोला। गोला आपको ये रहेगा। गोला में भी क्या होगा? आपका रेडियस तो होगा ही होगा और इसका आपका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब। जी आयतन हो गया। हाँ इसको हाफ कर लीजिएगा तो अर्ध गोलाकार। और क्या बोले? गोला गोला
गोला ये ऐसा होगा, यानी कि जमीन पर रहता है, ये उठा रहेगा, थोड़ा पार्ट सटा रहेगा। वृत्त के ही तरह होंगे, जैसे बॉल, बॉल क्या होगा, गोला हो गया। अब पैसा जो हो गया आपका, जो पैसा सिक्का जो है, 1 रुपया का सिक्का हो गया वृत्त, और एक बॉल हो गया आपका गोला हो गया। आलू, आलू को क्या कहते हैं, गोला कहिएगा। अर्ध गोले का हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यू, हाफ कर दीजिएगा। अच्छा, इसका आपका टोटल लिटरल सरफेस एरिया, इसका लिटरल सरफेस एरिया होता है आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये आपको हम गोला का बता रहे हैं, ये था आपका अर्ध गोला का आयतन, और ये गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आपका 4 पाई आर क्यू, सॉरी आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। अर्ध गोला का यहाँ पर लिख लीजिएगा, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये गोला के लिखिएगा, और अर्ध गोला के लिए लिखिए हाँ 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। अच्छा, इसका टोटल भी होता है, इसका क्या होता है आपका टोटल भी होता है, तो टोटल के लिए होता है 3 पाई आर स्क्वायर। अब कैसे, देखिए गोला है, गोला को काटिएगा तो इसका तो हो जाएगा आपका कितना, इसका निकालेगा तो 2 पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन इसमें ये भी तो जुड़ जाएगा, ठीक है, इसीलिए आपका क्या होगा, और इसका होता है पाई आर स्क्वायर, इसको जोड़िएगा तो पाई आर स्क्वायर, जोड़ेगा तो 3 पाई आर स्क्वायर होगा। तो अर्ध गोला का टोटल सरफेस एरिया निकालेगा तो ये होगा, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेगा तो ये होगा। सर टोटल प्लस डी हो जाएगा, प्लस डी नहीं, डी कैसे कहेगा, वृत्ताकार में भाई, नीचे में वृत्ताकार में बनेगा, ये जो पोर्शन जो बनेगा ये कैसा बनेगा, वृत्त के नुमा में बनेगा ना, वृत्त का एरिया हम जोड़ेंगे। अब चलिए लिखिए तो क्वेश्चन, इससे सारा फार्मूला लिखा दिए हैं। लिखिए, एक अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ अर्ध गोला, एक अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका व्यास ज्ञात करें। इजी क्वेश्चन है, इसमें हार्ड नहीं रहेगा आपको। एक अर्ध गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 1848 वर्ग सेंटीमीटर है, इसका व्यास ज्ञात करें। देखिए 3 पाई बोले थे, क्या इसका होता है आपका 3 पाई स्क्वायर का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 1848, 1848 अगर दिया हुआ है तो आप क्या कीजिए, काटिए पहले 3 से, तो 3 छक्का 18, 3 छक्का 18, एक नहीं कट रहा है क्या, अच्छा 3 छक्का 18 और 16, 16 48। अब क्या करेंगे, 22/7 आर स्क्वायर बराबर कितना होगा, 616। 22 से काटिएगा तो 22 से कट जाएगा ना, 11 से काटिए, 11 दूनी 22, और 11 से काटेंगे तो 11 5 55, 6 11 5 55, 11 छक्का 66, अच्छा 11 छक्का 66, और ये कट के 28 हो जाएगा। 28 को आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 28 गुने 7, यानी कि इसको लिखेंगे 4 गुने 7 गुने 7, यानी आर स्क्वायर बराबर हो गया इतना, तो रूट अंडर कर दीजिएगा तो कितना होगा 2 गुने 7, यानी कितना 7 दूनी 14, रेडियस निकल गया आपका 14, डायमीटर पूछ रहा था कितना होता है, डबल कर दीजिएगा। डायमीटर के लिए 2r होता है, 2 × 14 बराबर 28। चलिए आगे क्वेश्चन लिखिए।
किसी घनाभ की लंबाई किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है और ऊंचाई का 5 गुना है। किसी घनाभ की लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है और ऊंचाई का 5 गुना है। यदि इसका आयतन 14,400 सेंटीमीटर क्यूब है तो 14,400 सेंटीमीटर क्यूब है तो लंबाई ज्ञात करें। लंबाई और चौड़ाई के बीच में अनुपात तो दिया हुआ है ना। लंबाई चौड़ाई का 3 गुना है। अगर ये 1 है तो ये क्या होगा? 3 होगा। आगे फिर क्या बोल रहा है कि ऊंचाई का 3 गुना है। कौन? लंबाई जो है ऊंचाई का 3 गुना है। 3 गुना है कि 5 गुना है? 5 गुना है। 3/5। अब देखा जाए कि यहाँ लंबाई यहाँ भी है और लंबाई यहाँ भी है। दो जगह आपका लंबाई है तो लंबाई दोनों अलग अलग है तो दोनों को इक्वल करिएगा, बराबर कीजिएगा। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 15 कर दीजिए तो इसको 5 से गुना करेंगे तो इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा और 15 करने के लिए इसको 3 से गुना करना पड़ेगा तो इसको भी 3 से गुना करेगा। तो लेंथ हो जाएगा आपका 15, ब्रेथ कितना हो जाएगा आपका 5 और फिर से यहाँ हो गया आपका 15 और हाइट कितना हो गया 3 हो गया। तो आपको एक जगह लिख लीजिए ये लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया और हाइट हो गया किस 15, 5 और 3 के अनुपात में है। और आपका वॉल्यूम दिया हुआ है, सबको x के रूप में मान लीजिए तो हो जाएगा 15x गुने 5x गुने 3x। अब बराबर दिया हुआ है कितना 14,400। तो 14,400 है। आप काटिए, कट जाना चाहिए। 15 से काटिएगा ये हो जाएगा आपका 75। 15 से कटेगा, कट तो जाना चाहिए। 3 से काटिए, छोड़िए 3 से काटे 3 चौका 12, 2 3 8 नहीं कट रहा है। 3 चौका 12, 3 से काटे तो 3 12, 2 3 8 24 और फिर आपका हो गया 15। तो 3 से काटेगा तो 3 से काटेंगे 5 और 3 से काटेंगे 16 48 1600 2500 कट जाएगा तो कटेगा आपका x क्यू बराबर हो जाएगा 1600/25 यानी कि ये 40 बार में कट जाएगा। 40 बार में 15x है, 5x है, 3x है, बराबर कितना है 14,400। अब आराम से काटिए। 3 से पहले काटिएगा तो 3 चौका 12, 2 3 8 24 आया 4800। 4800 को 5 से काटिए ना। 5 से काटेंगे तो 5 नामा 45, 45 तो 3 5 6 का 30 0। अब 15 से कट जाएगा, कट जा रहा है 15 से काटिएगा तो 15 6 का 90, 15 6 का 15 चौका 60। अच्छा तो इजी तो हो गया। एक्स क्यू बराबर 64 तो 64 एक्स का वैल्यू 4 आ जाएगा। तो 4 आएगा। पूछ क्या रहा था? हाँ लंबाई पूछ रहा था। तो लंबाई ज्ञात करें तो लंबाई हो जाएगा 15 चौका 60 में हो जाएगा 60 हो जाएगा आपका। 2 × LB + BH तो शायद लिखे थे एक दिन अपना टेस्ट में भी। और LH ये होता है इसका घनाभ का
घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होगा आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, और इसका होगा आपका लिटरल, मतलब उसको क्या बोलते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा आपका 2LB इंटू H। ये होगा आपका सीधे, उसको अर्थ क्या बोलते हैं, इसको पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये होगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। पढ़ाने दीजिए तक। हाँ, त्रिकोणमिति, अच्छा ठीक ठीक ठीक, हाँ फार्मूला ही आएगा, अभी आप लोग को ज़्यादा नहीं आएगा, फार्मूला ही आएगा। फार्मूला ही सब लिख दीजिए। हैं? अच्छा का फार्मूला तो बता दीजिए। देखो थोड़ा बेसिक बात है, अगर आपको त्रिकोणमिति होता है तो त्रिकोणमिति में हमेशा आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जानकारी होना। ये आपका यहाँ 90 डिग्री बनेगा, 90 डिग्री के जस्ट सामने वाले को हाइपोटेनस कहा जाता है। हाइपोटेनस, इसको हिंदी में बोलिएगा कर्ण, ठीक है, और इसको बोला जाता है आपका परपेंडिकुलर, और हिंदी में बोलते हैं इसको लंब। ये होता है आपका आधार, हिंदी में बोलते हैं इसको बेस। कोई दिक्कत? अगर इसमें आपको कोई दो मालूम है, तीसरा नहीं मालूम है तो निकाल सकते हैं। इसमें पाइथागोरस थ्योरम होता है h² बराबर p² प्लस b², या आपको b का वैल्यू निकालना होता है तो √p² h² माइनस क्या करेंगे b²। अगर b का वैल्यू निकालना है तो √h² माइनस p²। अगर आपको h का वैल्यू निकालना तो दिया हुआ ही है, h का वैल्यू अगर निकालना है तो √क्या कीजिएगा p² प्लस b²। ये तो ऑलरेडी बेसिक है जो कि आपने जानते होंगे अक्सर मोस्ट लोग। अब आता है ज्यादा करके आपका साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है। साइन का वैल्यू होता है p बट्टा h। p का मतलब होता है आपका लंब और h का मतलब कर्ण, किन्हीं को दिक्कत। और दूसरा होता है आपका कॉस थीटा, कॉस थीटा का होता है b बट्टा h, यानी कि बेस बट्टा आधा, हाँ बेस बट्टा कर्ण, बेस बट्टा कर्ण। और तीसरा होता है आपका टेन थीटा, यानी कि p बट्टा b होता है। अब साइन का अपोजिट होता है कॉसेक, कॉसेक थीटा। अब इसको अपोजिट करने का मतलब पलट दीजिए, इसको h ऊपर चल जाएगा और p नीचे आ जाएगा। और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, तो इसको पलट दीजिए h ऊपर और p नीचे। और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर आपका होगा, उल्टा करेंगे b बट्टा p हो जाएगा। अब एक यहाँ से आगे बढ़ते थे, पहला आपका सूत्र बनता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 होगा। अगर जिनको दिक्कत इसको हम सिद्ध करके बताते हैं, सिद्ध नहीं करना है, बस याद करना है ना। अब आगे देखिए, इससे आगे बढ़िएगा तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर आपको अच्छा सीधे साइन निकालना है तो साइन थीटा है तो √अंडर कर दीजिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब फिर अगर कॉस का निकालना हो, कॉस स्क्वायर थीटा, तो होगा आपका क्या कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यानी एक फार्मूला से 4 फार्मूला आपका बन रहा है। हाँ, फिर क्या होता है अगर साइन थीटा हो और इसका अपोजिट हो और दोनों को मल्टीप्लाई करके आएगा क्या, 1 आएगा। अगर फिर से अगर आपको साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है तो 1 बाय कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाता है। अगर गुना में है तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। और दूसरा इसी से होता है आपका कॉस में, तो कॉस स्क्वायर थीटा, इसका अपोजिट होगा आपका सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। तो आपसे हाँ एक और लिख लीजिए यहाँ पर, अगर आपका कॉसेक पूछता तब क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। और यहाँ लिख रहे हैं अगर आप यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा पूछे तो 1 बाय क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अगर आपका सेक स्क्वायर थीटा पूछे तो होगा 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। स्क्वायर होगा यहाँ पे, क्या बोले,
कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। अच्छा, हाँ काहे न होगा, नहीं कहने का अर्थ इनका है कि अगर सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा हो और इंटू कॉसेक थीटा हो तो 1 होगा। हाँ होगा, क्यों नहीं होगा। आप इसका होता है P बट्टा H और इसका होता है B बट्टा इसका होता है H बट्टा P, तो H से H P से P कट के 1 हो जाएगा। ठीक होगा, काहे न होगा। स्क्वायर रहे तो भी, नहीं रहे तो भी, रहना नहीं रहेगा तो आपको समझना है कि अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। चलो आगे बढ़ें। और इसका एक और होगा, इसी से आप बच गया कॉस वाले 10 ना, 10 का अपोजिट वाला को गुना करिएगा तो इसका हो जाएगा 1, यानी कि tan स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब इसी से निकालिए दो फार्मूला और भी, कॉट स्क्वायर tan स्क्वायर निकालना है तो 1 बाई कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है तो 1 बाई tan स्क्वायर थीटा हो जाता है। हाँ एक आपका होता है क्या कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा आपका सेक स्क्वायर थीटा होता है, और फिर यहाँ से भी आपका 3 फार्मूला निकलेगा। अगर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक है तो अब करिए क्या कि tan स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर थीटा, 1 को इधर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, तो ये भी एक फार्मूला ही बन गया। और दूसरा भी फार्मूला हो सकता है कि अगर 1 को रहने दीजिए तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 हो जाएगा, तो ये भी एक फार्मूला बन जाता है। इसी तरह से इसका आगे वाला का भी होगा, अपोजिट वाले का। अब 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होगा आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब इसी को फिर इसी तरह से चेंज कर लीजिएगा तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, अब माइनस इधर चल जाएगा तो माइनस हो जाएगा। और फिर अगर 1 का वैल्यू निकालेंगे तो आप क्या लिखेंगे, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। ये सब जो है ये फार्मूला आपका खास करके ये वाला ज्यादा ध्यान रखिएगा, और ये वाला। और त्रिकोणमिति से और क्वेश्चन पूछेगा वो थीटा दिया रहेगा, जैसे आपसे हम इस तरह से रहेगा क्वेश्चन कि साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री। हाँ वही तो हम बोले हैं ना, इसलिए तो हम बोल रहे हैं पहले कि अगर साइन 30 डिग्री है और कॉस 60 डिग्री है, और फिर यहाँ tan 60 डिग्री या प्लस आपका दे देता साइन 30 डिग्री, तो इसका वैल्यू पूछेगा। ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, ऐसा क्वेश्चन भी आएगा, तब क्या करेंगे, लिखा देते, इसका मान लिखा देते हैं। देखिए साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 0, साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1/2, साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √3/2। ये मिटा दें ये वाला लाइन। और साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है आपका 1। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे कॉस का, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है आपका √3/2, और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, कॉस, हाँ बोल रहे थे क्या 0। अब देखिए यहाँ से tan निकालिएगा ना तो दिमाग लगा के लिखा लेना है। अगर हमको tan बराबर क्या होता है, साइन बाय कॉस, तो साइन बाय कॉस, साइन देखिए हाँ एक फार्मूला हम लिखाना भूल गए आप लोग को, साइन थीटा अगर tan थीटा निकालना हो तो tan थीटा का वैल्यू होता है आपका कितना, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ये भी लिख लीजिए फार्मूला। या फिर आपका tan कॉट थीटा का फार्मूला होगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। हाँ ये भी लिख लीजिए, ये भी जरूरी है, ये भी जरूरी था। सर एक लाइन में ये इसका ये आ जाता मान जी किसका, इसका, हाँ इसीलिए तो हम बोल रहे हैं, इसीलिए तो बोल रहे हैं, हाँ हाँ इसीलिए, याद कर लीजिएगा बाकी हाँ। अब हमको कॉस का tan का मान निकालना था, तो tan के मान के लिए हमें क्या चाहिए था, साइन बाय कॉस चाहिए था, तो साइन 0 का बराबर क्या 0, और 0 को किसी संख्या 1 से भाग कीजिए क्या होगा 0 होगा, तो ये आपका 0 आ जाएगा।
अब है क्या चीज, साइन सॉरी tan 30 डिग्री का वैल्यू। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू आप लोग खुद से भाग करके निकाल देखिए कितना आ जाएगा। ये होगा 1/√3, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 1/√3 हो जाएगा। और tan 45 का वैल्यू होगा 1, क्योंकि यहाँ पर दोनों क्या है बराबर है, तो भाग करके 1 हो जाएगा। दोनों सेम रहेगा तो भाग करेंगे तो 1 हो जाएगा tan 45 का वैल्यू। और tan 60 का वैल्यू हो जाएगा आपका √3 सीधे, ठीक है। और आपका tan 90 डिग्री, आप बताएंगे क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। क्यों होगा, क्योंकि 0, अच्छा ये सब भी पूछ देता है क्वेश्चन, क्योंकि पहला बीपीएससी है। तो अगर आपको 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी होगा, कैन नॉट डिफाइन। अगर आप जितना बार पढ़िए, 5 बार पढ़ेगा तब भी 0 आपको आएगा, 6 बार पढ़ेगा तब भी 0 होगा, 7 बार पढ़ेगा तब भी 0 होगा, 8 बार पढ़ेगा तब भी 0 होगा। मतलब आपको 0 को कितना से भी गुना करेगा तो 0 ही होगा। इसका मतलब वह अनंत तक पढ़ते जाएगा तब भी नहीं होगा। ये इसका मतलब कैन नॉट डिफाइन या अनंत कर सकते हैं। हाँ, tan का अपोजिट कॉट कर लीजिएगा, tan का। अब सबका अपोजिट, इसको याद कराने के लिए अब हम सारा नहीं लिखेंगे, आप लोग खुद इसका अपोजिट कर लीजिएगा रूल के अकॉर्डिंग टू। सेक बताना पड़ेगा। इसी का तो उल्टा होता है, हमको नहीं बताया। कॉस का सेक होता है तो उसी को उल्टा करते हैं। किसका बोले थे सेक का नाम, सेक 0 डिग्री बराबर क्या होगा। अगर आपको सेक बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू क्या बोले हैं 1 होता है। 1 को 1 से भाग करें कितना होगा, 1 ही होगा। नहीं cos, हाँ ठीक है। उसके बाद आपका सेक आपका 30 डिग्री का वैल्यू पूछिएगा तो 1 क्या करेंगे, 1/cos होता है, तो 1/cos होता है, तो इसका होता है आपका √3/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा, यानी कि कितना होगा 2/√3 होगा। उसके बाद सेक 45 का वैल्यू हो जाएगा 1/1/√2 था, तो फिर √2 ऊपर चल जाएगा, इसका √2 हो जाएगा। और सेक 60 डिग्री तो 1/2 था, 1/2 ऊपर चल जाएगा। और सेक 90 डिग्री यानी 1/90 का cos 0 हो जाएगा, 0 से भाग करें क्या होगा इनफाइनाइट। इसका अपोजिट कॉसेक होता है, इसका अपोजिट कॉसेक का होगा कि साइन का अपोजिट कॉसेक होगा। सर कॉसेक का कॉसेक, साइन का कॉस अपोजिट हुआ डिग्री में, सर डिग्री में का हेल होगा, जो साइन का अपोजिट होगा वही ना। कॉसेक का अपोजिट बन के हो गया, सॉरी कॉस का सेक बनेगा तो साइन का अपोजिट हाँ ऊपर से आएगा, वो तरीका। हाँ ये बात भी का है कि अगर पलट देंगे तो बन जाएगा आपका कॉसेक का हो जाएगा। इसका सेक का 0 का मान, हाँ अगर पलट देते हैं तो वो आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक का अपोजिट हो जाएगा, कॉसेक का आ जाएगा वैल्यू। इसको पलट देते हैं तो ठीक कर रहे हैं, रहने दीजिए अब क्या।